2014 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह गई और एक तानाशाही पार्टी न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका ने सत्ता संभाली। उन्होंने दी पर्ज नाम का कानून बनाया जिसके तहत साल में एक दिन 12 घंटे तक सारे अपराध वैध हो जाते थे। उस दिन कोई आपातकालीन सेवा नहीं मिलती, सरकारी अफसर सुरक्षित रहते और भारी हथियारों पर रोक थी। इससे लोग अपनी अंदर की नकारात्मक भावनाएं निकाल लेते थे और बाकी साल बिना परेशानी के जीते थे। अंत में 2022 तक अपराध कम हो गए और बेरोजगारी सिर्फ 1% रह गई। 2022 के दी पर्ज वाले दिन जेम्स घर लौट रहा था। वह फोन पर सुरक्षा सिस्टम की डील कर रहा था जो इस दिन के लिए खास थे, जिससे उसे अच्छा पैसा मिलता था। जेम्स एक बंद इलाके में रहता था जहां उसके कार और पड़ोसियों के यार्ड में नीले फूल सजते थे जो इस कानून के समर्थन का संकेत थे। 1 घंटे पहले उसकी पत्नी मैरी बताई कि उनकी बेटी दिन भर अपने कमरे में रही क्योंकि उसे बड़े लड़के के साथ डेट करने की इजाजत नहीं मिली थी। जेम्स मानता था कि लड़की को इस बात से उबर जाना चाहिए। वहीं बेटी जोई अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ थी। जब उसने सुना कि उसके पिता घर आ गए हैं तो उसने हेनरी से चुपके से बालकनी से बाहर निकलने को कहा। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक पड़ोसी मचीते की धार तेज कर रहा था। मैरी बाहर आई फूल सजाने और तभी पड़ोसन ग्रेस सामने आ गई। मैरी के घर में नया कूल एडिशन देखकर पड़ोसन कमाल की तारीफ कर रही है। वो बोलती है कि सब मोहल्ले वाले जेम्स से सुरक्षा प्रणाली लेने लगे थे, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया। साथ ही अब तो पिछले सालों की तरह पार्टी की बात नहीं बन रही। जब मैरी घर में वापस जाती है तो किसी चीज के पीछे पीछे डरा हुआ महसूस करती है, पर असल में वो चार्ली का डरावना खिलौना होता है जो अलमारी की दीवार में छुपा रहता है। चार्ली बाहर आकर बताता है कि उसने अपने खिलौने में नाइट विजन लगा दी है और मोटर को चुप कर दिया है। डिनर के बीच में परिवार का मनपसंद टाइम टूट जाता है जब चार्ली को पता चलता है कि दर पर्ज में बस 5 मिनट बाकी है। जेम्स फटाफट सिक्योरिटी कैमरे ऑन करता है और देखता है कि 2 हथियारबंद पड़ोसी शिकार के लिए तैयार हैं, जो देखकर उसे हैरानी होती है क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं। साथ ही वो ये भी देखता है कि ग्रेस की भी पार्टी चल रही है, मतलब उसने मैरी से झूठ बोला था कि उसे बुलाने की जरूरत नहीं। फिर जेम्स अपनी तिजोरी से बंदूक निकालकर लॉकडाउन मोड ऑन कर देता है जिससे सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू होता है और द पर्स की शुरुआत तथा नियमों की याद दिलाता है। जैसे ही मोहल्ले में अलार्म बजता है, जोई अपने कमरे की ओर दौड़ जाती है। तभी हेनरी चुपके से घर वापस आ जाता है और उसे बिस्तर पर गिरा देता है। जोई मस्ती करने की सोचती है, पर हेनरी उनके किसिंग को रोककर कहता है कि वो जेम्स से बात करने आया है। बाकी परिवार रात को शांत रखने की कोशिश करता है। जेम्स कुछ कागजी काम संभाल रहा है, टीवी पर हिंसात्मक सीन देख रहा है और चार्ली अपने रिमोट खिलौने से खेलता है। मैरी को मोहल्ले में गोलीबारी की आवाज सुनकर चिंता होती है, पर कैमरों में कुछ भी दिखाई नहीं देता तो जेम्स कहता है सब बढ़िया है। कुछ मिनट बाद चार्ली अपने खिलौने से कैमरा चेक करता है और देखता है कि कोई सड़क पर दौड़ रहा है। वो स्क्रीन के पास दौड़ता है और घायल आदमी की मदद मांगते सुनता है। दूर से गोलीबारी की आवाज आती है। चार्ली जल्दी से सुरक्षा सिस्टम बंद करता है और सामने का दरवाजा खोलकर घायल अजनबी को अंदर लाता है। जेम्स बदलाव देखते ही लॉकडाउन मोड चालू कर देता है। दरवाजा बंद होने लगता है, पर घायल आदमी समय रहते अंदर घुस जाता है। चार्ली के माता पिता अजनबी को देख लेते हैं और जेम्स अपनी बंदूक निकालता है। उसी समय हेनरी नीचे आता है और जेम्स पर बंदूक निकालता है, पर मैरी उसे चेतावनी देती है। दोनों फायर करते हैं। जेम्स सुरक्षित रहता है पर हेनरी घायल हो जाता है और जोई उसकी मदद करती है। हेनरी बहुत खून बहाता है और जोई समझ नहीं पाती कैसे मदद करे। जेम्स को पता चलता है कि अजनबी गायब हो गया है और चार्ली को डांटता है कि उसने अजनबी अंदर आने दिया। फिर वह चार्ली और मैरी को सुरक्षा कमरे में ले जाता है। जब सुरक्षित हो जाते हैं तो जेम्स जोई ढूंढने निकलता है, पर उसके कमरे में हेनरी मृत मिलता है। कॉरिडोर में अजनबी चुपचाप चलता रहता है। अचानक मैरी को जोई की आवाज सुनाई देती है और वो मिलने निकलती है। वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से हिल जाती है और कहती है उसे उनकी मंशा का पता नहीं था। मैरी कुछ करने से पहले जोई शर्म से छिप जाती है। उसी समय मास्क पहने जवान हथियारों के साथ आंगन में आ जाते हैं। जब घंटी बजती है, चार्ली और उसके माता पिता स्क्रीन देखते हैं और गैंग लीडर को मास्क उतारते हुए देखते हैं। वो जानता है यह घर किसका है और परिवार से ऐसे बात करता है जैसे वे उसके दोस्त हों। वो पर्स की अहमियत और नीले फूलों की तारीफ करता है। गैंग अजनबी के घावों के पीछे है और पड़ोसियों ने बताया था कि अजनबी जेम्स के घर में गैंग के लीडर ने परिवार से कहा कि अजनबी को बाहर निकाल दो ताकि गैंग उसे पूरा पर्स कर सके। उनकी मशीनरी आने तक अगर अजनबी बाहर नहीं निकला तो गैंग घर में घुसकर परिवार को मार डाले। जैसे ही वे लोग चले गए, बिजली चली गई, पर बैकअप जनरेटर कैमरा चालू रखता है। मैरी ने जेम्स से पूछा, क्या सुरक्षा सिस्टम हमें बचाएगा? जेम्स बताता है कि ये दिखावे के लिए है, बस आम लोगों को रोकता है, भारी ताकत नहीं झेल सकता। चार्ली घायल आदमी को बाहर निकालना नहीं चाहता, पर जेम्स कहता है हमारे पास और विकल्प नहीं है। जेम्स और मैरी टॉर्च लेकर घर के आसपास अजनबी की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में खून के निशान मिलते हैं। मैरी फाटक पर जोर से धक्का और गैंग की आवाजें सुनती है जो घायल आदमी की मांग करते हैं। सुरक्षा रूम में चार्ली गैंग को कैमरे के सामने बेवकूफी करते या बच्चों की तरह खेलते देखता है। जेम्स एक गलियारे में अजनबी को ढूंढता है, पर अंधेरे में वो नजर से फिसल जाता है। फिर चार्ली अपने खिलौने की नाइट विजन से
उसे लिविंग रूम में सोफे के पीछे ढूंढता है। पहले अजनबी खिलौने से डर जाता है, पर धीरे धीरे उसका पीछा करता है। चार्ली उसे एक खास जगह तक ले जाता है जहाँ वो छुप जाता है। मैरी दूसरे गलियारे से अजीब आवाज सुनकर जाती है। उसी समय गैंग लीडर जेम्स को दरवाजे पर बुलाता है। जेम्स बताता है कि वह पर्स का समर्थन करता है और अजनबी दे देगा, बस वो उसे ढूंढ नहीं पाया है। जब एक गैंग वाले ने देर होने की शिकायत की तो लीडर ने उसे सिर पर गोली मार दी और जेम्स को याद दिलाया कि उनकी मशीनरी जल्द आएगी जिससे वो घर में घुस जाएंगे। वापस जोई अपने भाई से खिलौने के जरिए बताती है कि उसे बंदूक मिली है और फिलहाल वह उसके छुपने की जगह पर छुप जाएगी। जब जेम्स अपनी खोज जारी रखता है तो वह अजनबी को जोई को बंदूक से धमकाते पाता है और अजनबी कहता है, जेम्स अपनी बंदूक छोड़ दे, तुम मरने के लायक नहीं हो। जेम्स अजनबी से बहस कर रहा है, तब मैरी पीछे से आ जाती है और जेम्स उससे गोली चलाने को कहता है। भागते वक्त अजनबी से जोई गिर जाती है, उसकी माथ पर टकराकर बेहोश हो जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और जमीन पर पकड़ लेता है। तब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में गलती से बंदूक चल जाती है जिससे अजनबी को नया घाव हो जाता है। फिर जेम्स एक फूलदान लेकर अजनबी को मार देता है ताकि वह होश खो दे। कुछ देर बाद जेम्स और मैरी उसे टेप से बांध देते हैं। जब उसे कुर्सी पर बिठाते हैं, अजनबी होश में आ जाता है और फिर भागने की कोशिश करता है। जेम्स तुरंत उसे पकड़ लेता है और मैरी से कहता है कि डेस्क पर रखी लेटर ओपनर से उसे चुभा दो। चार्ली की आपत्ति के बावजूद मैरी ओपनर लेकर अजनबी के घाव में डालती है और तब तक चुभाती है जब तक अजनबी सहयोग करने को तैयार नहीं हो जाता। फिर जेम्स उसे कुर्सी पर बैठाकर टेप लगाना शुरू करता है, पर मैरी महसूस करती है कि हम बहुत कठोर हो गए हैं और कहती है, अब मैं नहीं कर सकती। उसके मुड़ते ही उसे पता चलता है कि चार्ली गायब है और वह उसे खोजने निकलती है। उसी समय जोई होश में आ जाती है और जेम्स की हिंसक प्रवृत्ति की निंदा करके कमरे से बाहर चली जाती है। अजनबी यह देखकर कहता है कि जेम्स उसे गैंग को सौंप दे ताकि बच्चों की रक्षा हो सके। अब जेम्स को भी अफसोस होता है। चार्ली की तलाश में मैरी बाहर कुछ रोशनी देखती है और खिड़की से देखती है कि गैंग फाटक से एक ट्रक को जंजीर से बांध रहे हैं। मैरी तुरंत परिवार के पास लौट आती है और जेम्स बताता है कि वह अजनबी को बाहर नहीं निकालेगा। वह चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे छिप जाने को कहता है। फिर वह और मैरी और हथियार खोजने निकलते हैं ताकि लड़ाई के लिए तैयार हो सके। उसी समय गैंग लीडर घोषणा करता है कि समय खत्म हो गया है और पर्स शुरू करने का आदेश देता है। ट्रक पीछे खींचता है और एक सेकंड में सुरक्षा फाटक गिर जाता है। जेम्स और मैरी तुरंत छिपने के लिए दौड़ते हैं, जबकि गैंग बचे हुए कांच तोड़कर अंदर घुसने लगता है। दूसरी तरफ अजनबी कुर्सी से गिरकर लेटर ओपनर तक पहुंचने की कोशिश करता है। गैंग पूरे घर में घूमता है और इधर उधर रैंडम गोलियां चलाता है। चार्ली ये सब सुनकर और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक गैंग मेंबर उसे ढूंढ लेता है। वो चार्ली की कलाई पकड़ लेता है और बंदूक चलाने से पहले ही उसे बालों से घसीटकर बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो चार्ली को शूट करने वाला होता है, जेम्स पीछे से आकर उसे मार देता है। फिर जेम्स चार्ली को दूसरी जगह छिपा देता है और उसे एक नई बंदूक देता है। इस बीच जोई बिस्तर के नीचे छिप जाती है और देखती है कि कोई अंदर आता है, लेकिन उसे ढूंढने से पहले लीडर उसे बुलाकर दीवार पर लगी जोई की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसे मेरे लिए बचा कर रखना। नीचे जेम्स अचानक एक और गैंग मेंबर से टकरा जाता है और जल्दी से उसे शूट कर देता है। फिर वो एक कपल से भिड़ जाता है जो गोलियों से बचने के लिए उछलकर दूर हो जाता है। लड़का जेम्स तक पहुंचकर उसे दीवार से टकरा देता है, लेकिन जेम्स उसे घूंसा मारकर पीछे धकेल देता है। फिर लड़की कुल्हाड़ी से हमला करने लगती है और जेम्स को उसे बचने में मशक्कत करनी पड़ती है। इसी बीच लड़का फिर से उठकर उस पर कूद पड़ता है और उसे पूल टेबल पर गला घोंटने की कोशिश करता है। जेम्स पास रखी गेंद उठाकर उसके सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लड़की दोबारा हमला करने आती है, लेकिन जेम्स उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उसी वक्त एक लड़का जेम्स को क्यू स्टिक से मारता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। अब दोनों बंदूक के लिए लड़ रहे होते हैं। गुस्से में जेम्स उसका सिर पिन बॉल मशीन पर तब तक पटकता है जब तक वह मर नहीं जाता। अचानक एक और गैंग मेंबर खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। जेम्स जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वह गोली न चला सके। दोनों फर्श पर गिर जाते हैं और लड़ते लड़ते हथियारों तक पहुंच जाते हैं। जेम्स पहले कुल्हाड़ी उठा लेता है और उसे पीठ पर मारता है, फिर कंफर्म करने के लिए गोली भी चला देता है। इसके बाद जेम्स बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लीडर उसे घेर कर छुरा घोंप देता है। फिर धीरे से उसे जमीन पर लिटाकर कहता है कि तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। इतना ही नहीं, वह उसे इस अनुभव के लिए धन्यवाद देता है और उसके माथे पर किस करके चला जाता है। गैंग के बाकी मेंबर पूरे घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। चार्ली सिक्योरिटी कैमरों पर देखता है कि पड़ोसी बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। ट्रक के पास दो गैंग मेंबर खड़े हैं जिन्हें पड़ोसी आते ही गोली मार देते हैं। इसी दौरान मैरी घर में छिपते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक एक गैंग की लड़की उसे पकड़कर दीवार से पटक देती है। फिर एक आदमी भी आ जाता है और मैरी को पकड़ लेता है, जबकि लड़की उसे टॉर्चर करने लगती है। वह चाकू
चाकू निकालती है, लेकिन हमला करने से पहले ही पड़ोसी आकर दोनों गैंग मेंबर्स को शूट कर देते हैं। मैरी संभल कर खड़ी होती है, तभी उसे दूसरे कमरों से गोलियों की आवाजें आती हैं। जब वह देखने जाती है तो सीढ़ियों के पास जेम्स को खून से लथपथ पाती है। वह चिल्लाकर अपने बच्चों को बुलाती है। चार्ली तुरंत आ जाता है, लेकिन उसके साथ गैंग लीडर भी पहुंच जाता है। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, जोई अचानक प्रकट होती है और उसे पहले ही मार देती है। जोई अपने पापा से माफी मांगती है और जेम्स की मौत हो जाती है। तभी पड़ोसी घर में घुस आते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी गैंग मेंबर्स को मार दिया था। ग्रेस ऐलान करती है कि अब ये फैमिली उनकी है। पड़ोसी जेम्स की बॉडी घसीट कर ले जाते हैं और बाकी फैमिली को बांधने की कोशिश करते हैं। मैरी लड़ती है, लेकिन जब बच्चे की जान का खतरा होता है तो उसे मानना पड़ता है। टेप से बांधने के बाद ग्रेस समझाती है कि मोहल्ले वाले इस फैमिली से परेशान थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि जेम्स ने उनके सेफ्टी का दाम लगाकर इतना पैसा कमाया। फिर सभी अपने हथियार निकालते हैं और फैमिली को मारने से पहले एक प्रेयर करते हैं। तभी चार्ली का खिलौना कमरे में आता है और सबका ध्यान बंट जाता है। इसी मौके पर वो जख्मी अनजान आदमी वापस आकर कुछ पड़ोसियों को मार देता है और ग्रेस को बंधक बना लेता है। वह सबको अपने हथियार फेंकने और फैमिली को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। फिर वह मैरी से फैसला लेने के लिए कहता है। ग्रेस चाहती है कि उसे जल्दी मार दिया जाए, लेकिन मैरी अब और खून खराबा नहीं चाहती। वह सबको लिविंग रूम में बैठने के लिए कहती है और अगले कुछ घंटे चुपचाप काटने की शर्त रखती है। कुछ ही मिनट बचे होते हैं जब ग्रेस अचानक बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी तुरंत उसकी नाक पर बंदूक मारती है और उसका सिर टेबल पर पटक देती है। अचानक सायरन बजता है और यह ऐलान हो जाता है कि पर्च खत्म हो गया। मैरी सबको घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ट्रक की आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगती है। रेडियो पर खबर आती है कि इस साल का पर्च सबसे सफल रहा। स्टॉक्स तेजी से बढ़ गए हैं, क्योंकि हथियार और सिक्योरिटी सिस्टम की जमकर बिक्री हुई है।